हमारा रेडियो सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। 3 साइंटिस्ट थे, बैक्यूरेल, क्यूरी और क्यूरी ही था। ठीक, इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करने लगता है। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसा तत्व जो अपना अस्तित्व प्रदान करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा उत्सर्जित करेगा वो क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ओके, तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को ही हम क्या कहेंगे? रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। गामा किरण अल्फा और बीटा के बाद ही उत्सर्जित होती है। गामा किरण जो होता है वो अल्फा एवं बीटा किरण के बाद यानी सबसे बाद में उत्सर्जित होगा। रॉबर्ट पियरे एवं उसकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम का खोज किया। ये बहुत बार पूछा गया है मैडम क्यूरी, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज जीती है ना, तो इनके बारे में जानना काफ़ी जरूरी है। मैडम क्यूरी ने ही रेडियम का खोज किया। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। रदरफोर्ड। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व यानी अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाता है। लास्टली वो क्या होता है? सीसा, लेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अल्फा, बीटा, गामा का गुण शब्द दिया गया है तो उत्पत्ति होगा नाभिक से अल्फा का, बीटा का भी नाभिक से और गामा का भी नाभिक से। वही अल्फा कण जो होता है वो घनात्मक होता है, बीटा कण ऋणात्मक होता है और गामा किरण क्या होता है? उदासीन होता है। रचना में इसका हीलियम 4, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें क्या होता है? फोटोन होता है। द्रव्यमान सबसे अधिक बीटा वाले का होगा, इसका होता है 6.6 गुने 10⁻⁻27 kg, 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg और गामा का 0 होता है। बीटा का सबसे अधिक हो गया द्रव्यमान। आवेश की बात करती है प्लस में इसका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें -1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस है और ये क्या है? 0 होता है इसका। फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डाल सकता है तीनों। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव अल्फा और बीटा में होता है, गामा में नहीं होता है। सबसे अधिक, यहाँ पे ये सेंटेंस है ना सारा इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होती है गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता ऊपर पढ़े थे वो अल्फा का होता है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी आ जाती है अल्फा कण निकलने से। एक बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीटा कण निकलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा द्रव्यमान संख्या पर, जबकि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी-फॉजन नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। जीएम काउंटर जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु की संख्या आधी हो जाए उस समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है, जिसे प्रायः HL या T½ से सूचित किया जाता है। अब्रकोस्ट यानी क्लाउड चैम्बर, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है, जिसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। किसका? अब्रकोस्ट का, क्लाउड चैम्बर का। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 C14 के द्वारा किया जाता है। इस विधि से जीवाश्म एवं मृत पेड़ पौधे से प्राप्त 2 समस्थानिक C612 और C614 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म की आयु कार्बन से, ठीक ना। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है? 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे आपेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े होंगे, कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान का संबंध E = mc² हो जाता है। मतलब कोई वस्तु अगर प्रकाश के वेग से गमन करना शुरू कर दे तो वो क्या हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मतलब आर पार निकल जाएगा। फिल्म, कई सारे फिल्म में देखते होंगे
नोट दिया गया यहाँ पे, आइंस्टीन जर्मन में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। जिस वर्ष हड़प्पा का खुदाई चल रहा था, इधर आइंस्टीन नोबेल ले रहा था। ठीक ना, याद रख लेना कैसे भी करके। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में प्राप्त हो रहा है, जिसका फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। मतलब डायरेक्ट एनर्जी से रिलेटेड है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 गुने 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान 4 गुने 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकंड घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा, तभी उसका जो साइज होगा ना तब खत्म होगा। अब 20वां एक्सरसाइज है नाव